अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से ईडी, आईटी, सीबीआई और दीगर सरकारी एजेंसियों की जानिब से कांग्रेस के लीडरों को हिरासा करने का इल्जाम लगाकर अपना एहतजाज दर्ज किया। वैसे पूरे मुल्क में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बेंगलोर में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज कर मोदी हुकूमत के मनमानी रवैये पर एतराज़ात दर्ज किए गए। बेंगलोर में साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया और पार्टी सदर डीके शिवकुमार और दीगर बुजुर्ग लीडरों ने एहतजाज दर्ज किया और भाजपा मोदी हुकूमत की पुरजोर मजम्मत फरमाई। आज बेलगाम में भी मोदी हुकूमत की जानिब से सरकारी एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करते हुए मोदी हुकूमत की मुखालिफत जो भी करेगा इसके पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई जा रही है। लिहाजा ये हिटलर चाहिए और आने वाले चुनाव में इसे आवाम सबक सिखाएगी। ऐसा भी बेलगाम कांग्रेस भवन में कांग्रेस के बुजुर्ग कायद आई.बी. पाटिल ने सहाफियों के सामने अपनी बात रखी। अंजलि निंबाळकर, फिरोज सेठ, विनय नवलगट्टी, विनय कुलकर्णी और भी दीगर कांग्रेसी लीडर मौजूद रहे। डीसी बेलगाम को कसीर तादाद में जमा होकर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कायद सोनिया गांधी की पूछताछ की मजम्मत की गई और मोदी हुकूमत के हिटलरशाही पर एतराज़ात दर्ज किए। कल कांग्रेस के एक और कायद जमीर अहमद खान भी तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा इतना तो जरूर है कि रियासत कर्नाटक में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी सरगर्म होती नजर आ रही है। अब यह कोई नई बात नहीं है कि भाजपा ने जब से इख्तिदार हासिल किया है तमाम सरकारी एजेंसियों को अपने कब्जे में लेकर जो भी सत्ता से सवाल पूछता है उस पर कार्रवाई का सिलसिला मुस्तकिल जारी रखा हुआ है। अगर मोदी सरकार ने विपक्ष को ही खत्म करने का मंसूबा किया है यह कहा जाए तो गलत भी ना होगा और हकीकत देखा जाए तो विपक्ष कमजोर भी हो चुका है। भाजपा हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। अब जिस हुकूमत को अवाम ने चुना है उसे भी किसी तरह गिराकर अपनी हुकूमत बनाने का गोया नई तरकीब ही भाजपा ने इख्तियार की हुई है। भाजपा के सामने कांग्रेस एक कमजोर विपक्ष बना हुआ है, ये भी एक सच्चाई है। अब द्रौपदी मुर्मू सदर हिंद के चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। यशवंत सिन्हा का हारना वैसे भी तय माना जा रहा। अब इसको भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह बताया जा रहा है कि कैसे आदिवासी महिला को सदर हिंद यानी राष्ट्रपति बनाया गया है। वैसे ये बात मास्टर स्ट्रोक नहीं है बल्कि किस तरह से एक आलमी सतह पर, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था और राष्ट्रपति बनाकर इस तरह की एक तस्वीर बनाई गई कि देखो भारत में हमने कैसे मुसलमानों के साथ रवैया इख्तियार किया। खैर एक अलग मौजू है, इस पर कभी अलग बात करते हैं। अब कांग्रेस की जानिब से जितनी भी कोशिशें की जा रही है कमजोर कोशिशें ही कह सकते हैं। आखिर कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी मंसूबाबंदी है जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस कर्नाटक में हुकूमत बना सकती है, समझ में नहीं आ रहा। मुल्क के तकरीबन रियासतों में भाजपा इख्तिदार हासिल कर चुकी है। अगर किसी और पार्टी की हुकूमत है भी तो वहां ऑपरेशन कमल के जरिए हुकूमत को गिराया जाता है। मतलब साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर हुकूमत को हथियाने का फॉर्मूला भाजपा हासिल कर चुकी है। कमजोर कांग्रेस का फिर से उभरना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी की हाल ही में नेशनल हेराल्ड को लेकर इंक्वायरी यानी तहकीक की गई। 3 घंटे से ज्यादा सोनिया गांधी की पूछताछ ईडी की जानिब से भी की गई। इससे पहले कई घंटों तक राहुल गांधी की पूछताछ की गई थी। इसका सीधा मतलब यह होता है कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल भाजपा खुलकर कर रही है। भाजपा मोदी हुकूमत पर 12 इल्जामात लगाए जाते हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और संसद में भी इस पर आवाज उठाई जाती है। लेकिन आखिर सवाल है तुम्हारी आवाज सुनने वाला कौन है? ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से दीगर पार्टियां छोड़कर विचारधारा को पसे पुष्ट डालकर लोग भाजपा की गोद इख्तियार कर रहे हैं। अगर भाजपा की मुखालिफत की जाए तो सिर्फ पूछताछ ही नहीं बल्कि फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं और ऐसे कई सामाजिक खिदमतगार, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, आईएएस अफसर जेलों में कैद भी हो चुके हैं। भारत महज नाम का संवैधानिक मुल्क बचा हुआ है ऐसा कईयों का कहना है। जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो हुकूमत की जय जयकार करता रहेगा, चाटुकारिता करते रहेगा, इन्हें ओहदे मिलते रहेंगे। अगर भाजपा से कोई गठबंधन करता है तो हुकूमत 5 साल तक चलती है और अगर कोई कांग्रेस या दीगर पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाती है तो इनकी सरकार को गिराया जाता है और ये गिरना भी तय हो जाता है। फिर एमएलए की खरीदो फरोख्त, रिसोर्ट पॉलिटिक्स और आखिर में सरकार का खात्मा। मतलब यहाँ सब कुछ बिकता है। अब आवाम किसी भी विचारधारा को अपना वोट करे, भाजपा या मोदी हुकूमत उन्हें खरीद सकती है, ऐसा समीकरण बनता जा रहा है। आखिर इन एहतजाजात का क्या फायदा या फिर इनकी आवाज कौन सुनेगा? जब अदालतें, इंतजामिया भी हुकूमत के दबाव में फैसले सुनाने लगे तो फिर फरियाद कहां की जाएगी? भारत की राजनीति में रिश्वतखोरी की जड़ें
पहले से ही मजबूती से अपने कदम जमा चुके हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत को हिंदुत्व का नाम देकर भले गिरा गया हो, लेकिन सच तो यही कि हजारों करोड़ रुपए देकर शिवसेना के रुकन असेंबलियों को खरीदा गया और यह बार बार हो रहा है। एमपी, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, जहां भी गैर भाजपाई हुकूमतें आती हैं तो उसे गिराने का फॉर्मूला भाजपा इस्तेमाल करती है। और अब तो भाजपा को किसी बात का डर भी नहीं रहा। अदालतों में तक अपना रसूख इस्तेमाल करना आखिर संविधान को खत्म करने की साजिश नहीं तो क्या है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से लेकर तीस्ता सितलवाड़ा और संजय भट्ट तक सैकड़ों मिसालें सामने हैं और सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है। किसी शायर ने कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। पर जब भी कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसके आवाज को कानूनी या फर्जी मुकदमों के जरिए दबा दिया जाता है। लिहाजा अब इस पुरतशद्दुद दौर में भाजपा को हराना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पहले तो ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए और अब तो आप जीत कर भी आओ तो खरीद लिए जाने का डर सामने नजर आता है। तो आखिर आवाम वोट किसको दे? कभी कभी ऐसा डर भी लगने लगता है कि क्या आने वाले दिनों में चुनाव होंगे भी या नहीं। सबसे अहम बात यह है कि आवाम पूरी तरह से खामोश है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पर आवाम चुप्पी साधे हुए है। अपने आप को सेक्युलर कहने वाले भी तमाम जातियों के बावजूद जबानों को बंद रखे हुए खामोश किनारा करते हुए देखा जा रहा है। एक तरह का डर, खौफ का माहौल, और इसमें कांग्रेस भी शामिल है। भाजपा जो कभी 1 या 2 सीटें लाती थी अब कैसे अक्सरियत हासिल करती है। तस्वीर साफ है कि दिगर पार्टियों के लीडरों ने ही भाजपा को अपना लिया और जो लोग सेक्युलरिज्म के गीत गाते थे आज मुसलमानों के खिलाफ बेझिझक बोलते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम का खेल तमाशा हो गया। हिंदुत्व का असर इस हद तक देखा जा रहा है कि कई पार्टियां, खुद कांग्रेस के साथ बता रहा हूं, मुसलमानों को कुछ हद तक किनारा करना चाहती है। कई लीडरों को मुसलमानों को ये कहते हुए देखा गया कि दफ्तर के करीब कसीर तादाद में मत आओ, अगर आपका काम है तो घर पे आकर मिलना। मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल सेक्युलर कहने वाली पार्टियां भी दिखाना चाहती है। अब बात आती है घुमा फिरा कर मुसलमानों पर, क्योंकि मौजूदा दौर में मुल्क की सियासत ही मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। मुसलमानों का सियासी वजूद ही खतरे में आ चुका है। हिंदुत्व के नाम पर दलित, ओबीसी, पिछड़े तबकात भाजपा की तरह खिसकते नजर आ रहे हैं। संविधान के तहफ्फुज की लड़ाई रुपये दौलत के सामने कहीं तो पीछे पड़ती नजर आ रही है। धीरे धीरे मुसलमानों को किनारा करने के मंसूबे भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आखिर हर जगह पर भाजपा जीत दर्ज करती कैसे है, यह भी तहकीक का मौजू है। इस बार तो भाजपा 400 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कर रही है। ईवीएम से भाजपा की पर्ची या फिर ईवीएम घरों में, होटलों में या सड़कों पर मिलते नजर आते हैं। एक हाथ पंजाब या बंगाल में जीत दर्ज होने से ईवीएम का शक दूर नहीं हो सकता, ऐसा भी कहा जाता है। जहां जीत दर्ज करना भाजपा जरूरी समझती है वहां जीत हर हाल में दर्ज भाजपा कर ही देती है, भले ही आवाम कुछ भी सोचती हो। ऐसा भरोसा अब होता जा रहा है। लिहाजा कांग्रेस फिर से उभरने की कोशिश कर रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई से कांग्रेस ऊब चुकी है। किसी तरह इख्तिदार हासिल करना तो चाहती है, लेकिन कहीं मौका नजर नहीं आ रहा। नगर निगम, पंचायत या बाई इलेक्शन में थोड़ी सी जीत हासिल करने पर इत्मीनान करने की नौबत दिगर पार्टियों पर आती जा रही है। इतना जरूर है कि भाजपा इख्तिदार इतना जल्दी छोड़ेगी लगता नहीं है, पर कांग्रेस कोशिश जरूर करिए कि भाजपा को हराकर फिर से इख्तिदार की कुर्सी हासिल करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಗೊಂದಲ ಇಲ್ರಿ. ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಯಸಿದರೆ ಏನು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಂತಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡು ಆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕದಂದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ, ನಮಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ನಾವು MB ಪಾಟೀಲ್ ಇಬ್ಬರು ಕದಂದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕದಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ? ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಕದಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತರಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅಂತಲೇ ಅವರು ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ದಲಿತರು ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? ದಲಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ